Hey guys, this is Astha and in today's video we will be studying all about accounting equation. इस क्लास में आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअली हम लोग पूरे अच्छे समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है. यू डोंट नीड टू मक अप एनीथिंग, आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग कॉन्सेप्चुअली इन अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक मैनर. एंड ऑल्सो एक एग्जाम्पल भी आई विल गिव जिससे आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको कैसे कर सकते हो और आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल टॉपिक और आपको इस टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. मतलब आप इसको अच्छे से करके जो इट्स अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. सो अकाउंटिंग इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं कि आप समझो कि हर चीज़ का ना एक इक्वेशन होता है. जैसे मैथ्स में कितना सारे इक्वेशंस होता है, हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में इक्वेशन होता है, उसी हिसाब से अकाउंट्स में भी इक्वेशन होता है. और आप जैसे अपना फर्दर स्टडीज़ करोगे, प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना ये रियलिटी है. बिकॉज हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना वो डबल एंट्री पे बेस्ड है. डबल एंट्री का मतलब क्या होता है ना, एक ही एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट. मतलब अगर आप किसी को भी कोई पैसा पे कर रहे हो ना तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो हर चीज़ का ना दो इम्पैक्ट होता है. एवरीथिंग हैज़ अ डेबिट एंड सिमिलैरिटी उसका क्रेडिट भी होता है. एवरी असेट हैज़ अ लाइबिलिटी. और वो लाइबिलिटी कुछ भी हो सकता है. वो लाइबिलिटी आपका इंटरनल लाइबिलिटी हो सकता है, जो मतलब जैसे कैपिटल हुआ, कैपिटल वोट इट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी, राइट. क्योंकि अपने क्या समझते हैं कि कंपनी और जो पर्सन है जो उसको ओन करता है, दोस्त टू आर द सेपरेट पीपल. एक आर्टिफिशियल पर्सन का कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसका एक आइडेंटिटी अलग है और जो ओनर उसका आइडेंटिटी अलग है. तो वो जो भी इंट्रोड्यूस भी कर रहा है अपने बिजनेस में तो वो भी चीज़ क्या होता है कि इंटरनल लाइबिलिटी होता है कंपनी के लिए. वैसे ही अगर आप क्रेडिटर से पैसे आप कुछ परचेज करते हो गुड्स तो दैट इज़ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी. तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा और ये आपको और प्रोमिनेंट वे में समझ में आएगा. जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो वो बहुत प्रोमिनेंट समझ में आएगा कि ये करेक्ट है. बिकॉज हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री पे बेस्ड है. डबल एंट्री का मतलब होता है कि एवरीथिंग हैज़ टू इम्पैक्ट्स. हर चीज़ का टू इम्पैक्ट होता है कि डेबिट भी इम्पैक्ट होता है, क्रेडिट भी इम्पैक्ट होता है. असेट होता है तो उसके साथ एक लाइबिलिटी आएगा ही, या असेट के साथ लाइबिलिटी कम होगा, कुछ ना कुछ होगा. मतलब दो इम्पैक्ट होगा हर चीज़ का. तो इस चीज़ पे ही बेस्ड है. और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है ना कि जो मेरा असेट होता है, ठीक है, वो मेरा लाइबिलिटी प्लस मेरा कैपिटल इसके इक्वल होता है. जैसे मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मीनिंग. अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ट्रस्ट मी, मैं वो वीडियो अटैच कर दूँगी यहाँ पे, आप वो देख सकते हो. तो मैं एक तरीके से आपको एक सिंपलिस्टिक वे में बता देती हूँ कि असेट क्या होता है इस लेक्चर के लिए. तो असेट का मतलब क्या होता है ना कि जो आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो. मतलब जैसे कि अगर आपके पास सपोज कोई बिल्डिंग है तो वो आपके लिए असेट है, कैश है वो आपके लिए असेट है. कुछ भी जो आप ओन करते हो जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आप उसको बेच के, आप यूज़ करके इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. जैसे आपका बैंक अकाउंट में जो भी कैश मतलब बैलेंस है तो वो आपका असेट है, क्योंकि आप उसको यूज़ कर सकते हो ना. और लाइबिलिटी तो सबको समझ में आता है जो मतलब आपको पेमेंट करना है. अब यहाँ पे वही है जैसे मैंने बाइफरकेशन बताया कि लाइबिलिटी क्या होता है कि एक लाइबिलिटी होता है कि आप एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो जैसे आपने एम्प्लॉई आपने अपने कंपनी में रखा, उससे आप जो सर्विस ले रहे हो तो उसके लिए आप ऑब्वियसली आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो दैट इज़ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी. आप रेंट पे रहते हो तो आप जो भी आपका वो जो ओनर है उसको आपको पे करना पड़ेगा. दैट इज़ एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी. लेकिन अगर आप अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, एक सोल प्रोप्राइटर है वो एक अपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस खोल के उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दैट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी. क्योंकि वो तो उसी का बिजनेस है ना, तो उसको हम लोग लाइबिलिटी में नहीं डाल के उसको हम लोग कैपिटल या ओनर्स इक्विटी में बोलते हैं. और आप अगर समझो कि जो मेरा टोटल, क्योंकि देखो जो भी इक्वेशन होता है ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है. मतलब एक होता है ना कि इक्वालिटी का स्टेट में रहता है. तो मेरा जो असेट है वो किसके इक्वल होगा, जितना मेरे को पे करना है, मतलब जो मेरा प्रॉपर्टी है जितना मैं ओन करती हूँ वो मेरा किसके इक्वल होगा, जो मेरे को पे ऑफ करना है, राइट. तो पे ऑफ किस चीज़ को करना है, एक्सटर्नल को पे करना है, इंटरनल को पे करना है. क्योंकि इंटरनल इसलिए आया क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटी है यहाँ पे. इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन ये बना कि मेरा असेट
जो मेरा प्रॉपर्टी है वो मेरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस इंटरनल लाइबिलिटी ये होता है। और आप सोचो कि यही एक होता है ना कि प्रॉपर पोजीशन है कि जैसे मेरे पास समझो कि अगर 1000 रुपीज़ कैश है और मेरे को किसी को 1000 रुपीज़ पे करना है, तो यही एक स्टेट ऑफ रेस्ट है। अगर मेरे को ज़्यादा पे करना होगा या मेरे को कम पे करना रहेगा तो ये एक स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है, मतलब ये इक्वल स्टेट नहीं है, ये कांस्टेंट स्टेट नहीं है, राइट। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि एक स्टेट ऑफ रेस्ट होना चाहिए। किसी भी चीज़ का इक्वेशन क्या होता है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, राइट। तो इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन ये होता है, आपको उसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि जो मेरा प्रॉपर्टी है, जो मेरा असेट है, वो मेरा हमेशा जो मेरा पेबल है उसके इक्वल होगा। और दो पेबल हो सकता है, मेरा इंटरनल पेबल हो सकता है और एक्सटर्नल पेबल हो सकता है। तो असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और कैपिटल को हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 स्मॉल एग्जाम्पल्स ड्राफ्ट किए हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, एक बार के लिए आप देख के आपको क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको और ऐसी ऐसी बात समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज 60,000 इज माई असेट एंड ओनर्स इक्विटी इज 40,000, तो व्हाट विल बी एन इक्विटी एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मेरा असेट है 60,000 और मेरा इक्विटी 40,000, मतलब मेरा इंटरनल लाइबिलिटी 40,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से मेरा क्या होना चाहिए कि मेरा 60,000 है और 40,000 मतलब 20,000 होना चाहिए, क्योंकि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो लाइबिलिटी हो गया मेरा 20,000, राइट। सेकेंड आप देखो ये कि लाइबिलिटी है मेरा 1 लाख और मेरा ओनर्स इक्विटी कितना 50,000। तो मेरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 1 लाख और इंटरनल लाइबिलिटी 50,000। तो मेरा असेट कितना होगा, ऑब्वियसली दोनों को ऐड करके 1,50,000 ही होगा मेरा असेट का बैलेंस। तो ये मेरा असेट का बैलेंस हो गया, राइट। आपको अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन को याद रखना है तो आप अपना बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसको भी अपने दिमाग में रख सकते हो। जैसे अगर जो नॉर्मल टी शेप बैलेंस शीट होता है उसमें क्या होता है कि एक साइड मेरा लाइबिलिटी होता है और दूसरी साइड मेरा असेट होता है। असेट में हम लोग क्या लिखते हैं, करंट असेट लिखते हैं और फिक्स्ड असेट लिखते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं और अदर लाइबिलिटी होता है, मतलब करंट लाइबिलिटी हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। तो वही चीज़ है, जैसे असेट है मेरा फिक्स असेट और करंट असेट है, तो वो पूरा टोटल असेट बनना। और लाइबिलिटी में क्या होता है, 2 चीज़ होता है, कैपिटल हुआ वो अलग हुआ और मेरा लाइबिलिटी हुआ। लाइबिलिटी में क्या आया, मेरा करंट लाइबिलिटी आया और नॉन करंट लाइबिलिटी आया। तो आप उस चीज़ से भी समझ सकते हो कि मेरा असेट इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, वो दोनों तो इक्वल होता है। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस करता है, उसको बैलेंस शीट बोला जाता है कि इट्स ऑलवेज टैलिंग, इट हैज़ टू टैली, नहीं तो कुछ गड़बड़ी है एंट्री में। तो असेट हुआ इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, आप वैसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट है और जैसे आपको ईजी लगे, राइट। तो उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया है, इससे मैंने मैक्सिमम एंट्रीज लिए है जो बहुत जाता है, और इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अकाउंटिंग क्वेश्चन के बारे में। तो पहला इसमें है कि मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ 15,000 इन इट्स बिजनेस। और यहाँ पे मैंने ये नहीं पढ़ा, ये लाइन पढ़ लेते हैं आप अपनी लाइन कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ शर्ट एंड ही इज़ परफॉर्मिंग द ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ऑपरेशन। तो अभी स्टार्ट किया बिजनेस और ये फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन है, जिसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ए कैपिटल ऑफ 15,000 इन हिज बिजनेस। 15,000 कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया। आपको यहाँ पे वेट करके एक एक क्वेश्चन में आपको समझना है कि इस चीज़ में क्या हो रहा है। मिस्टर एक्स कैपिटल ला रहा है, तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में। दूसरा क्या है कि मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इंटरनल है, क्योंकि मिस्टर एक्स में ओनर है, वो मेरे लिए कैपिटल ला रहा है, तो एक तरह से कैपिटल का लाइबिलिटी क्रिएट होगा, ऑब्वियसली मेरे को पे ऑफ करना पड़ेगा उसको फ्यूचर में। और कैश आया, कैश इज़ एन असेट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, अब समझिए जैसे यहाँ पे है कि आपका कि मेरा कैश है 15,000, लाइबिलिटी कुछ है नहीं क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरा इंटरनल लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। असेट के नीचे आपको 15,000 कैश में लिख देना है क्योंकि ये मेरा आया, और कैपिटल में 15,000 लिखना है। बस आपको लिखना है इसमें कितना कैपिटल है, मतलब कितना असेट है मेरा उस दिन पे ट्रांजैक्शन के कारण, और कितना मेरा लाइबिलिटी और ओनर्स पे अफेक्ट हुआ है, टोटल लिखना है हम लोग को। एडजस्टमेंट करना है, मतलब ये जो है ट्रांजैक्शंस, ये मेरा क्या है, एडजस्टमेंट्स है। हर एडजस्टमेंट करने के बाद आपका एक फाइनल आंसर आएगा। जैसे मेरा ओपनिंग क्या था यहाँ पे, जैसे आप ओपनिंग देखोगे तो मेरा क्या था, असेट में भी ज़ीरो था, लाइबिलिटी में भी ज़ीरो था, और मेरा ओनर्स इक्विटी में भी ज़ीरो था। लेकिन ये कैपिटल लाने के कारण मेरा क्या हुआ, ज़ीरो हुआ प्लस 15,000 आया मेरा, तो मेरा टोटल कितना हो गया, 15,000 हो गया, तो वही बैलेंस है। सिमिलरली ओनर्स इक्विटी में भी सिमिलर बैलेंस है, राइट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मिस्टर एक्स अक्वायर्ड अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मेरे लिए असेट आया, ठीक है, फॉर
5000 कैश, 5000 कैश के लिए बिल्डिंग आया फॉर बिजनेस यूज़। तो अब ये समझना पड़ेगा आपको कि बिल्डिंग आ रहा है मेरे पास और मेरा कैश जा रहा है क्योंकि मैंने कैश में उसको पे ऑफ किया है, राइट। तो 5000 इज़ माई बिल्डिंग का वैल्यू। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा कैश जा रहा है और बिल्डिंग मेरा आ रहा है। तो 15,000 मेरा ट्रांजैक्शन था, 15,000 था जब मेरा मतलब फर्स्ट एंट्री जब मैंने किया तो 15,000 था। 5,000 को मैंने को पे ऑफ करना पड़ा तो मेरा कितना बैलेंस हो जाए, 10,000 बचा। ये मेरा फाइनल एंट्री हुआ, यही आपको सेकंड में दिखाना है, ठीक है। और 15,000 मेरे पास बिल्डिंग आया, सॉरी 5,000 का बिल्डिंग मेरे पास आया और मेरा कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 15,000 ही था। सॉरी मैंने गलत बोला, 5,000 है बिल्डिंग का दाम, ठीक है, 15,000 नहीं है। हाँ, तो 5,000 बिल्डिंग का दाम है तो 5,000 मेरे को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो कैश में मेरा 10,000 बचा, पहले 15,000 था यहाँ पे ओपनिंग में 15,000 था, 5,000 मैंने दे दिया तो 10,000 बचा। 5,000 बिल्डिंग आया तो वो ऐड हो गया। लाइबिलिटी में कोई चेंज है नहीं क्योंकि एक्सटर्नल को कुछ क्रिएट हुआ नहीं है अभी तक, और ओनर जो था वो है ही क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। लाइक वी मूव टू द थर्ड एंट्री। तो बॉट फर्नीचर 1500 कैश फॉर बिजनेस यूज़। तो मैंने फर्नीचर खरीदा यहाँ पे। अब देखो फर्नीचर भी मेरे लिए असेट है, आपको पता है ये चीज़। तो 1500 का मैंने कैश में फर्नीचर खरीदा, तो कैश में फर्नीचर खरीदा तो कैश यहाँ बाहर जा रहा है क्योंकि जिस वेंडर से भी अपने खरीदेंगे तो मेरे को उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो फर्नीचर आया और कैश गया, सिंपल इज दैट। मेरा कितना बैलेंस था, 10,000 मेरा बैलेंस था। सेकेंड के बाद 1500 और चला गया तो मेरा 8,500 बैलेंस बचा। 10,000 था, सेकेंड के बाद 1500 मैंने और दे दिया, 8,500 बचा। 5,000 मेरा बिल्डिंग है जो था और 1500 मेरा फर्नीचर और आ गया क्योंकि ये भी मेरे लिए असेट है। लाइबिलिटी में कोई चेंजेस है नहीं क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, और ओनर सिक्योरिटी वही है क्योंकि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है। आप देख रहे हो ना कितना सिंपल है। मैं बोलूँ ना कि आप मेरे साथ सॉल्व करते जाओ ये वीडियो पॉज करके तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा हर चीज़। परचेज शर्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर 3,000 इन कैश। तो 3,000 कैश में मैंने शर्ट खरीदा। अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा ये चीज़ कि शर्ट का बिज़नेस है और जब अगर हम शर्ट खरीदते तो वो मेरे लिए स्टॉक है। तो ऐसा नहीं कि हम उनको शर्ट दिखाएंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा ना तो मैंने फर्नीचर में दिखाया क्योंकि वो मेरे लिए फर्नीचर एक अलग असेट है, लेकिन स्टॉक है क्योंकि मेरा जिस बिज़नेस है तो वो मेरा स्टॉक होगा। सबको समझ में आता है कि जो शर्ट का बिज़नेस कर रहा है वो शर्ट खरीद रहा है तो वो उसके लिए स्टॉक है, राइट। अगर कोई कंप्यूटर का बिज़नेस कर रहा है वो कंप्यूटर खरीद रहा है तो उसके लिए वो स्टॉक है, उसके लिए वो है, वो असेट का ही पार्ट। लेकिन उसको मैं अलग ये नहीं कहेंगे कंप्यूटर है, राइट। ये चीज़ सबको समझ में आता है। तो शर्ट परचेज़ किया मैंने 3,000 फॉर कैश। तो अब मैंने कैश में परचेज़ किया तो फिर क्या हुआ कि कैश पे करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरा लास्ट क्या था ट्रांजैक्शन का बैलेंस 8,500 था। अब मेरा यहाँ पे 3,000 और चला जाएगा तो मेरा कितना बचे, आप बताओ कैलकुलेट करके, राइट 5,500 बचेगा। और मेरा बिल्डिंग का 5,000 है, फर्नीचर में कोई चेंजेस आया नहीं और यहाँ पे मैंने बोला ना इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगा। बस ये चीज़ें समझने क्योंकि यहाँ पे आप जो एग्जामिनर है ये आपको कंफ्यूज करेगा पूरी तरीके से। ये देखे कि आप यहाँ पे शर्ट लिख दोगे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन गलत हो जाएगा क्योंकि शर्ट फॉर यू शर्ट इज़ नॉट एन एसेट, फॉर यू दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ऐसा नहीं कि फर्नीचर को इन्वेंट्री में लिख सकते हो, बिकॉज जो भी आपका स्टॉक है जिससे आप डील करते हो वही चीज़ आपका इन्वेंट्री में जाएगा। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइबिलिटी कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम क्या करें पे कैश में पे करते जा रहे हैं, कोई लाइबिलिटी अराइज ही नहीं हो रही कि मेरे को फ्यूचर में पे ऑफ करना पड़े। और ओनर सिक्योरिटी एज इट इज क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं आया, राइट। मैंने अच्छे से देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप ये सब चीज़ें पर रीड कर सकते हो। सेम चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर वो रीड कर लोगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और ये भी आपके फर्दर रेफरेंस पर्पज़ के लिए आपको अच्छा रहेगा वो चीज़, इसके लिए मैंने वहाँ पे दिया। फिर फिफ्थ है मेरा सोल्ड शर्ट फॉर 1,000 कैश, ठीक है। और उसका कॉस्ट है कितना, कॉस्ट ऑफ द शर्ट वॉज 700 मेरा कॉस्ट था। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ थोड़ा ट्रिकी एंट्री है, इसको आप मैं अच्छे से समझाऊंगी ब्रेक करके। दो पार्ट है इसका, ठीक है। मैंने शर्ट खरीदा, ठीक है, और मैं उसे यहाँ पे बेच रही हूँ। बेचने का मेरा कॉस्ट है 1,000 रुपया, और उसका जब मैंने ख़रीदा था जो मेरा स्टॉक में है वो मेरा 700। ये सबको समझ में आएगा कि बिजनेस में ऑब्वियसली लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो 700 का सामान यहाँ पे 1,000 रुपये में बेचा जा रहा है। तो मेरे पास जा क्या रहा है,
मेरे पास 1000 रुपया नहीं जा रहा है, मेरे पास 700 जा रहा है, 700 का सामान जा रहा है, क्योंकि कॉस्ट हुआ 700 था। मेरे को पता है ये बात भी बिजनेस कि यार मेरे बिजनेस में मैंने शर्ट खरीदा तो वो 700 ही दाम था। तो जब हम स्टॉक से लेस करेंगे, क्योंकि शर्ट तो स्टॉक में है मेरे, तो 700 ही हम लोग लेस करेंगे यहाँ पे। ऐसे नहीं करेंगे कि हम लोग 1000 लेस करेंगे, राइट। तो 700 हम लोग लेस करेंगे स्टॉक से। तो स्टॉक में हमने जब यहाँ पे 3000 ही खरीदा था, उसके पहले तो कोई स्टॉक एंट्री है नहीं, तो 3000 में खरीदा था, तो अब हमें 700 लेस कर देंगे, क्योंकि ये तो मेरे से चला गया, मैंने बेच दिया, तो ये तो कम हो गया। क्योंकि हमको तो फाइनल लिखना है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक घट जाएगा, सॉरी, क्योंकि मैंने सेल कर दिया। लेकिन क्योंकि कैश मैं बेच रही हूँ, तो मेरे को जो भी कस्टमर आपकी दुकान में आया तो क्या देगा, आपको कैश देगा। तो आपके कैश बॉक्स में आप देखोगे अरे यार ये तो 1000 रुपीज़ बढ़ गया, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 1000 रुपीज़। तो जो लास्ट था मेरा 4th में बैलेंस कि मेरा 5500 कैश में था, अब क्या होगा यहाँ पे 1000 रुपये और बढ़ जाएगा, तो मेरा कितना बचा, 6500 मेरा बचा। बिल्डिंग में कोई इशू है नहीं, फर्नीचर में कोई इशू है नहीं, इन्वेंट्री में जैसे मैंने बोला कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन का था 3000 था, 700 का मैंने सामान बेचा 700 का, तो कितना बचा मेरे पास 2300 बचा। लाइबिलिटी में कोई इशू है नहीं, क्योंकि छुआ ही नहीं है, सारा कैश में एंट्री है। अब ये चीज़ें यहाँ पे आप नोट करो कि अगर आपको यहाँ पे बोलता कि क्रेडिट में अपने सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे लाइबिलिटी आता, बोलता क्रेडिट में अपने परचेज कर रहे हैं, आप क्रेडिट में सर्विस ले रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ पे फिर लाइबिलिटी आता, क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रिएट होता, मेरे को फ्यूचर में पे करना पड़ता, अभी मेरे को नहीं पे करना है इसको, तो तब आता, अभी ये चीज़ नहीं आएगा, राइट। उसके बाद हम अपने 6th एंट्री पे जाते हैं। ये एंट्री आप थोड़ा एक बार के लिए देखना, एक बार पॉज करके आप इसको अच्छे से खुद से भी समझो। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन एक बार के लिए आप समझ लोगे कि आपके पास क्या जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है। बस ये चीज़ आप देखो तो आपको बहुत अच्छे से कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द 6th ट्रांजैक्शन। परचेज शर्ट्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। देखो, ऑन क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है कि उधार में हमने खरीदा, ठीक है। अब आप किसी से उधार में खरीद रहे हो, तो ये आपका क्या अराइज कर रहा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइज कर रहा है, ठीक है। तो और हमें शर्ट्स खरीद रहा है, तो मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा, क्योंकि वो शर्ट पे मेरे स्टॉक में आ गया। और मैं बोलूँगी कि जिससे मैंने खरीदा कि ठीक है मैं आपको 2 महीने बाद दे दूँगी पैसा, 2000 रुपीज़। तो अब इसमें क्या होगा, आप एक बार के लिए सोचो, मेरा स्टॉक इंक्रीज़ किया तो शर्ट मेरा 2000 से इंक्रीज़ होगा, तो जो मेरा बैलेंस 2300 बचा था, तो जो मेरा बैलेंस 2300 यहाँ पे बचा था, देखो यहाँ पे जो मेरा बैलेंस, सॉरी एक मिनट, जो मेरा बैलेंस 2300 बचा था, राइट, अब तो वो मेरा कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 4300 हो गया, 2300 प्लस 2000 4300 हो गया। फर्नीचर का इम्पैक्ट हुआ नहीं, बिल्डिंग का इम्पैक्ट हुआ नहीं, कैश में इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि कैश में मुझे कैश में इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो क्रेडिट में परचेज़ किए, तो उतना ही बैलेंस रहा, आप देखो उतना ही है, 6500 है, और यहाँ पे भी 6500 है। लेकिन यह क्या हुआ कि मेरा अकाउंट पेबल क्रिएट हो गया, ACPA इज़ अकाउंट, PA इज़ पेबल। आप टोटल भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो 2000 मेरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो जो बैलेंस था वही बैलेंस है, राइट। उसके बाद अपने 7th एंट्री में देखते हैं, सोल्ड शर्ट्स फॉर 800 ऑन क्रेडिट, द कॉस्ट द शर्ट वॉज 500। देखो एकदम सेम है 5th की जैसे 7th है। मैं बोलूँगी कि आप ये खुद से करो, एक बार वीडियो पॉज करके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोल्ड शर्ट्स फॉर 800 ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में मैंने बेचा, मतलब उधार में मैंने बेचा, यहाँ पे शर्ट को 800 पे उधार में बेचा, लेकिन तो कॉस्ट था 550, तो मेरे से कितना जा रहा है, 550 जा रहा है, 5 राइट। लेकिन मैंने सेल कितने में किया, 800 में किया। तो जब यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांजैक्शन देखेंगे, जो मैंने मेरा लास्ट एंट्री था कि कैश में कुछ हुआ नहीं, क्रेडिट हो रहा है, तो सेम बैलेंस है, देखो बिल्डिंग कुछ हुआ नहीं, सेम है, फर्नीचर कुछ हुआ नहीं, दोनों में सेम है। इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, अब मेरा क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, राइट। तो मेरा 550 का सेल हो रहा है, तो 4300 माइनस 550 करोगे तो आपका 3750 आ रहा है। 430 प्लस ये 550 3750 आ रहा है।
और अब क्या हो रहा है कि मेरा यहाँ पे कि मैंने इसको सेल किया क्रेडिट में, तो ऑब्वियसली मेरे लिए असेट है क्योंकि वो मेरे को पे करेगा। आपको पता है कि जो मेरा डेटर होता है, अपने असेट का समझा होगा डेफिनेशन, तो उसमें वो भी होता है। तो जब मैंने 800 ऑन क्रेडिट में जब मैंने सेल किया है, यहाँ पे 800 ऑन क्रेडिट में मैंने सेल किया है शर्ट्स को, तो 800 ही मेरा लाइबिलिटी है, ये सॉरी असेट क्रिएट होगा क्योंकि वही मेरे को कस्टमर पे करेगा, राइट। तो 800 डेबिट में हो गया सर क्रिएट, और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा मेरा लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी को, उसमें कुछ हुआ ही नहीं चेंजेस। ऑल राइट, उसके बाद अपने 8 ट्रांजैक्शन देखेंगे कि पेड 1000 कैश टू इट्स पेबल। जो पेबल था मेरा उसको मैंने 1000 पे किया कैश में, तो मेरा पेबल किस ट्रांजैक्शन के कारण क्रिएट हुआ था? हमने जो क्रेडिट में परचेज़ किया था ना शर्ट, ये वाला, तो 2000 क्रेडिट पे परचेज़ किया था। अब मेरा 1000 मैंने पे कर दिया, तो अब ऑब्वियसली आप पे करोगे तो 2000 का आपका लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट था, जैसे हमने लिखा था क्रेडिट में कि लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल वाला 2000, तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे मेरा कैश में मैंने पे कर दिया, तो मेरा कितना बैलेंस बच जाएगा? 1000 बच जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे 1000 बचा, ये मेरा था 8 ट्रांजैक्शन, मेरा यहाँ पे 2000 था जो मैंने वो वाला दिखाया था इसके पहले वाला, अब यहाँ पे 1000 बचा। और मैं किससे पे करूँगी? कैश से पे करूँगी, तो कैश में इम्पैक्ट होगा। 6500 था, अब ये कम हो जाएगा क्योंकि मेरा पैसा वापस जा रहा है, तो 5500। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, अदर से कोई, आप 7 से कंपेयर करो, कोई भी चेंज नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जिस चीज़ में इम्पैक्ट हुआ है आपको उसका इफेक्ट देके फाइनल लिखना है कि कितना उसका फाइनली आउटकम हुआ उस चीज़ के कारण, बस इसमें इतना ही करना है आपको। देखो 5000 हुआ, 1500 हुआ, 3750 हुआ और 800 हुआ। अब देखो इसमें पूरा सेम है, खाली आपका पेबल चेंज हुआ, ठीक है। ऑल राइट, तो अपने 8 तक कर लिए। 9th में अपने देखते हैं कि कलेक्टेड 800 कैश फ्रॉम इट्स रिसीवेबल्स। जो रिसीवेबल्स था, मतलब क्या होता है रिसीवेबल्स, मतलब डेटर्स, तो डेटर्स से मैंने 800 कलेक्ट किया कैश में। कैश में कलेक्ट किया तो पैसा मेरे पास कैश इंक्रीज हुआ, और डेटर का क्या लाइबिलिटी, उसका डेटर का लाइबिलिटी मेरे को पे करेगा, डेटर मेरे लिए सेट था। तो पहले जो डेटर मेरे को, जब मैंने सेल किया था शर्ट, तो 800 का लाइबिलिटी जो क्रिएट हुआ था, या मेरे टर्म्स में बोल सकते हो कि असेट क्रिएट हुआ था, तो 800 का 800 मैंने कलेक्ट कर लिया। तो अब तो कुछ रिसीवेबल बचा नहीं। आप कस्टमर से जितना लाइबिलिटी आप बुक करोगे, उसका जितना अपने लिए असेट बुक करोगे उतना ही ना आप उसे कलेक्ट करोगे। 800 आपने बुक किया था, 800 आपने कलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा, और जो मेरा असेट में जो अकाउंट रिसीवेबल खड़ा था वो ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों इम्पैक्ट हुआ इसका, राइट। तो अब देखो यहाँ पे बिल्डिंग सेम, फर्नीचर सेम। आप ये समझो, ये बिल्डिंग, ये वाला था, सॉरी ये वाला था फर्नीचर, ये इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं। अकाउंट रिसीवेबल था 800, अब देखो यहाँ पे 0 हो गया, क्योंकि 800 माइनस 800 अगर मैंने पे कर दिया तो 0 हो गया। और क्योंकि मेरे पास कैश कलेक्ट हुआ, तो 5500 प्लस 800 इज 6300। लाइबिलिटी और इक्विटी में कोई चेंज नहीं, एज यूजुअल। ओके, ऑल राइट। सो हम लोग इसके बाद 10th में जाते हैं। 3 ट्रांजैक्शन और है। द शर्ट्स कॉस्टिंग 100 वेयर स्टोलन बाई समवन। शर्ट्स कॉस्टिंग 100, इसका कॉस्ट कितना था मेरे को पता है, मेरे बुक्स में स्टॉक में कितना इंक्लूडेड है, कॉस्ट में 100 रुपया इंक्लूडेड है, और वो कोई चोरी कर लिया। तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि मेरा स्टॉक कम हो रहा है, तो मेरे असेट में जो भी था स्टॉक में बैलेंस, उसमें 100 कम हो जाएगा। जैसे स्टॉक में मेरा था 3750, अब 3650 होगा, कि 3750 माइनस 100 करेंगे तो 3650 आएगा, राइट। और आप एक बात बताओ कि आपका अगर चोरी हुआ तो उस चीज़ का कौन लाइबिलिटी लेगा? अगर आपके बिजनेस में चोरी होता है और आप नहीं पकड़ पाते हो चोरी को, नहीं ट्रेस आउट कर पाते, तो आपको नहीं लगता कि आपका लॉस हुआ ये चीज़? आप कहाँ पे इसको एडजस्ट करोगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी में थोड़ी आप क्रेडिटर को बोलोगे कि मेरा चोरी हो गया तो तुमको मैं इतना रुपया कम दूंगा। वो तो आपको ही देखना पड़ेगा ना, आपका बिजनेस है तो आप पे रिस्क है, आप पे रिवॉर्ड है। कोई चोरी होगा तो वो आप ही के ऊपर है, आप ही को उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो क्योंकि इंटरनल पे ही चीज़ का उसको कवर करना पड़ता है, तो ये जो कैपिटल जो चोरी हुआ है वो कैपिटल से एडजस्ट होगा। तो जो मेरा 550 जो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में,
राइट। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ पे कितना मेरा बैलेंस था, शायद 100 रुपीज़। हाँ, 100 रुपीज़ कम हो जाएगा, तो 1550 550 माइनस 100 हो गया 15450। ये मेरा कैपिटल का बैलेंस बचा। राइट। इसके बाद अब 11th एंट्री है कि ही पेड 150 कैश फॉर टेलीफोन बिल। तो अब मैंने टेलीफोन का लैंडलाइन का कनेक्शन लिया, तो मेरा लाइबिलिटी है पे ऑफ करने का। इंटरनल लाइबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि मेरा तो नहीं खरीदा हुआ है पूरा टेलीफोन लाइन, मैं एक एक्सटर्नल पार्टी से ले रही हूँ। तो क्योंकि मैंने कैश में पे कर दिया, इसका मतलब है कि कोई लाइबिलिटी ऐसा क्रिएट हुआ नहीं, हुआ था मैंने तुरंत पे ऑफ कर दिया, तो कैश से 150 कम होगा। और आप बताओ कि ये 150 और कहाँ से कम होगा? हर चीज़ का 2 इम्पैक्ट हो रहा है। तो जब आप देखोगे कि 6300 था, तो 150 से लेस हो गया, तो 150 यहाँ पे कैश कम हो गया। बिल्डिंग में कोई चेंज हुआ नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज हुआ नहीं, इन्वेंट्री में कोई चेंज हुआ नहीं, अकाउंट पेबल में कोई चेंज हुआ नहीं, लायबिलिटी में कुछ पे हुआ नहीं। अब ये बिजनेस में ओनर का ही अपने लिए वो लैंडलाइन ले रहा है, उसके लिए सर्विस है, तो जो आपका कम होगा वो आपके कैपिटल से कम होगा, क्योंकि आप तो पेमेंट कर दिए। आप अगर समझो कि किसी से भी कोई सर्विस लेते हो, तो जिस इंसान के ले रहे हो वही कवर करेगा। यहाँ पे टेलीफोन का जो कनेक्शन है वो ओनर के लिए लिया हुआ है, तो ओनर कवर करेगा उस चीज़ को। तो 15450 माइनस 150 इस 15300, क्योंकि कैपिटल उसने रिड्यूस किया था, अब वो कम होते जा रहा है। राइट, क्योंकि उसने सर्विस लिया, तो एक तरीके से हुआ नहीं कि कंपनी से चलो कैश किया, लेकिन उसका भी तो है ना कि मैंने पहले उसने इतना इंट्रोड्यूस किया था, 15450 इंट्रोड्यूस किया था। अब जब मैं उसको पेमेंट करेगा कंपनी वापस, तो उसको कम पेमेंट करेगा, क्योंकि उसको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, उसको टेलीफोन प्रोवाइड कर रहा है, जो भी और भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का। तो ऑब्वियसली उस चीज़ से हमने कैपिटल से लेस करेंगे, क्योंकि एक तरीके से वो तो एक तरीके से आप समझो कि उसका एक डिपॉजिट है। राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग का 12th कि बोरोड मनी अमाउंटिंग 500 फ्रॉम सिटी बैंक फॉर बिजनेस पर्पज। तो हमने बोरो किया मनी, राइट, एक्सटर्नल पार्टी से बोरो कर रहे हैं 5000 फ्रॉम सिटी बैंक फॉर बिजनेस पर्पज। बोरो करें तो क्या हुआ? कैश आया ना कैश, भले हमको चलो पेमेंट करना पड़ेगा, चलो अभी के लिए कैश आया, और हम लोग सिटी बैंक से कर रहे हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बैंक लोन क्रिएट हो गया। 2 इम्पैक्ट समझ में आ गया, हर चीज़ का 2 इम्पैक्ट है। आपको उस दोनों इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सिचुएशन को एनालाइज करके, और आपको उसका इफेक्ट डाल देना है। दैट्स इट यू नीड टू डू। तो जितना भी मेरा था 6150 था, तो मैंने बोरो किया, तो 6150 प्लस 5000 इज 11150। बिल्डिंग का जो था वही है, देखो कोई चेंज नहीं है, जिस चीज़ में कोई इम्पैक्ट नहीं है उसको पर कुछ नहीं करना। 5000 था बिल्डिंग में, यहाँ पे 11th एंट्री में जो बैलेंस आया था मेरा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी 5000 है, फर्नीचर सेम है, इन्वेंट्री सेम है, मेरा इन्वेंट्री सेम है। 1 सेक। अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं है, रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, पेबल में कोई चेंज नहीं है, बैंक लोन में आया क्योंकि ये तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, और ओनर सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं है, जो था 15300 उतना ही है। राइट। सो दिस इज़ बेसिकली आपको समझना है हर चीज़ में कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसका कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपका उसका इम्पैक्ट देख के उसका फाइनल बैलेंस लिखना है। हर ट्रांजैक्शन में आपको उसका बैलेंस उसको कम करते जाना, बढ़ाते जाना, जो भी ट्रांजैक्शन है, और फाइनली आपका जो आएगा इक्वेशन, ये क्या होगा ना, ये मैच करेगा, मतलब दिस एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और ये आपका सारे ट्रांजैक्शन में होगा। मतलब अब जो भी इम्पैक्ट हो गया, आप कोई भी अपना कैलकुलेटर वाला निकाल के चेक कर लो कि आप जब किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद जो फाइनल आप अमाउंट निकालोगे, तो आप जब इसको ऐड करके देखोगे ना, तो ये दोनों हमेशा इक्वल करेगा। अगर नहीं करा तो मतलब कुछ गड़बड़ी की आप। राइट। और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट, मैंने इस चीज़ को लास्ट में रखा था क्योंकि ये मेरे को लगा था तो क्रिटिकल, इसके लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया था इस एंट्री को, कि मैं इसको लास्ट में बताऊँगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि जैसे आप देखो कि आपका कॉस्ट 700 था, ठीक है,
और आपका यहाँ पे सेल किया आपने 1000 पे, ठीक है। तो आप जब स्टॉक में लेस किए तो मैंने क्या बोला कि जो आपसे जा रहा है आपको वो लेस करना है। तो 700 आपको जा रहा है, आपका आ रहा है 1000, तो 1000 आपको कैश में ऐड करने को, कैश में परचेस करें। अब एक बात बताओ, आपका इसके पहले इक्वेशन बैलेंस था, आप यहाँ पे स्टॉक से आप 700 लेस कर रहे हो, असेट है जो, ठीक है, और आप कैश में ऐड कर रहे हो 1000 रुपीज़। तो कभी भी इस चीज़ से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि मेरा असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है असेट सोर्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोग इसमें क्या करें, असेट में दोनों चीज़ें, कैश भी है मेरा और मेरा स्टॉक भी है। कैश में हम लोग 1000 रुपये बढ़ा रहे हैं और स्टॉक से हम लोग 700 रुपये लेस कर रहे हैं, कभी भी मैच करेगा। आप खुद करके देखो यहाँ पे, अब ये चीज़ खुद करके देखो। एक सेकेंड, कौन सा एंट्री था, हाँ, खुद करके देखो आप कि मैंने इन्वेंट्री से लेस किया 700, 3000 का बैलेंस था, 3000 का बैलेंस था, 700 मैंने कम किया, कुछ 700 मेरे पास जो जाएगा मैं वही लेस करूँगी मेरे हाथ से, और कैश मेरे पास 1000 रुपये आया, तो 1000 रुपये मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं कुछ नहीं करती तो इसका टोटल कितना आता, 6500 प्लस 5000 प्लस 1500 और प्लस 2300, इसका मेरा बैलेंस आता 1500, इसका मेरा बैलेंस आता 5300। आप इसको देख लो ऐड करके कैलकुलेटर पे। और इसके पहले मेरा ओनर इक्विटी का जो बैलेंस था वो था मेरा 15000, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 15300 और यहाँ पे आ रहा है मेरा 15000। तो मैं क्या बोली, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच करना चाहिए, मतलब असेट ऑलवेज शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही इक्विलिब्रियम, यही रेस्ट सिचुएशन है और ये हमेशा होगा क्योंकि हमने डबल इंटरेस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इस केस में इसको कैसे किया जाए, आपको एक बात बताओ, आप अब बिजनेस कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, वो हमेशा ओनर के पास जाएगा। आपका माल जला या आपका कोई चोरी कर लिया तो जो लॉस हुआ वो ओनर बियर कर रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो भी तो ओनर बियर कर रहा है ना। आप जब 700 में सामान खरीद कर वो 1000 रुपये में बेच रहे हो तो 300 जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं लगता ओनर भी बियर करेगा। तो इससे क्या होगा, ओनर का कैपिटल इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, आप बताओ। इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब आपने 15,000 आपने रिड्यूस किया और आप उसी बिजनेस में आपको पता है कि आपने 300 रुपये प्रॉफिट है, तो 300 रुपये प्रॉफिट तो कंपनी का थोड़े है, वो तो ओनर का है ना, ओनर निकाल लेगा। किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में यही होता है ना कि जो भी कैपिटल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ओनर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस केस में भी यही होगा कि 15,000 में 300 और ट्रांसफ़र हो गया, 300 में प्रॉफिट था। प्रॉफिट कैसे आया, 1000 रुपये का सामान 700 में बेचा, 300 रुपये प्रॉफिट, 300 रुपये ऐड हो गया। सिमिलर ट्रांजैक्शन है जो मैंने आपको बोला था कि आप खुद से सॉल्व करना, ये वाला कि सोल्ड शर्ट्स फॉर 800 ऑन क्रेडिट, 800 का सामान 800 में बेचा मैंने 550 का सामान, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ इसमें। इस एंट्री को आप देखो यहाँ पे 7th नंबर में कि मेरा ओनर्स इक्विटी में 15,300 था, यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है 250 का, क्योंकि मेरा 550 का सामान मैंने 800 में बेचा, तो मैंने 250 का प्रॉफिट हुआ। तो 250 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, और क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो मेरा इन्वेंट्री का मौका देखो, 4,300 में से अपने 850 था ना, 850 लेस कर रहे थे ना, 1 sec, 800 लेस कर रहे थे, तो 800 लेस होगा और मेरा ये लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, ये डेटर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि मैंने सेल किया क्रेडिट पर। दैट्स इट। आपको बस ये समझना है। और जो जब सेल होता है ना प्रॉफिट पे, तो बस एक प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होता है, लॉस भी हो सकता है, लॉस का एडजस्टमेंट होता है। लॉस होगा तो वो भी ओनर बियर करेगा, लॉस होगा तो उसका कैपिटल कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लॉस हुआ तो वो बियर करेगा, प्रॉफिट है तो उसका इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट है तो ज़्यादा पैसा मांगोगे, सिंपल एज दैट। तो ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था। आप एक बार इस चीज़ को, एक क्वेश्चन को अपने आप से भी सॉल्व करने का कोशिश करना। मैंने एक्चुअली ऐसा प्रेजेंटेशन एक फुल फ्लेजेड होता है, आप मैं नेक्स्ट वीडियो में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जैसे प्रेजेंटेशन होता है मैं वैसे करूँगी। इसमें मैंने प्रॉपरली ब्रेक किया इसलिए क्योंकि मुझे आपको अच्छे से पूरे एक्सप्लेन करना था कि होता क्या है कॉन्सेप्ट। आप एक बार वो चीज़ समझ लोगे तो फिर वो चीज़ समझ लोगे तो उसके बाद कोई इशू नहीं होगा आपको कि आप ये उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो।
अब यहाँ पे मैंने छोटा सा समरी लिखा है, आप ये चीज़ नहीं भी पढ़ो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आपको यहाँ पे मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज द प्रोपोजिशन दैट अ कंपनी असेट इज इक्वल टू its liability and equity, that company asset is equals to liability plus its equity. The concept is a part of the theoretical foundation of the double entry book system. कि हमारा क्या होता है कि डबल एंट्री बुक सिस्टम होता है कि every debit has a credit, every asset has a liability. उस premise पे ही सेटअप है, उस premise पे ही अकाउंटिंग इक्वेशन है कि every asset हैज़ अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड इंटरनल लाइबिलिटी। इसलिए लिखा हुआ है कि असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इंटरनल लाइबिलिटी और कैपिटल इन द अदर वर्ड्स। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट, असेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। जैसे मैंने बताया कि आप बैलेंस शीट को भी देख के इस चीज़ को याद कर सकते हो। ऑल एल्स बीइंग इक्वल, अ कंपनी इक्विटी विल इंक्रीज when capital increases and vice versa. Likewise, adding liabilities will decrease equity while reducing liabilities such as paying off debts will increase equity. तो यहाँ पे बस ये बोल रहा है कि कैसे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। ये मैंने इन जनरल लिखा है कि सब कुछ अगर कांस्टेंट हो, ऑल एल्स बीइंग इक्वल, की और कुछ नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन, तो कंपनी का इक्विटी जो है, ठीक है, इक्विटी मतलब वो इंटरनल लाइबिलिटी विल बी इक्वल टू असेट। जैसे आपने कैपिटल रिड्यूस किया तो पहला एंट्री जो था उसमें क्या था कि मेरा इक्विटी इज इक्वल टू असेट, ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, जो मैंने पहला किया था, राइट, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी वही होगा। लाइक वाइज एडिंग लाइबिलिटीज विल डिक्रीज इक्विटी। अगर हम लोग लाइबिलिटी ऐड कर रहे हैं एक तरीके से, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इक्विटी रिड्यूस होगा, बट ऑब्वियस क्योंकि वो दोनों सेम पार्ट में ही है। एंड वेयर एज एंड रिड्यूसिंग लाइबिलिटीज पेइंग ऑफ डेट्स विल इंक्रीज, क्योंकि वो दोनों सेम पार्ट में ना, लाइबिलिटी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल लाइबिलिटी, तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, यही चीज़ मैंशनड है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया अच्छे से, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट बताया ताकि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ पाओ। दैट इज़ माई प्राइमरी मोटो फॉर यू गाइज, कि आप हर चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझो और स्टार्ट लविंग अकाउंट्स लाइक आई डू, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो और आप थोड़ा सा रेगुलरली प्रैक्टिस करो एंड यू पे अटेंशन, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और ये बहुत इजी है एंड यू विल एंजॉय इट, ट्रस्ट मी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो जिस पे मैंने पूरे सिंपलिस्टिक तरीके से आपको समझाया कि क्या होता है। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो, इसमें मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगी और मैं वैसे फॉर्मेट में करूँगी जिस फॉर्मेट में एग्ज़ाम्स में करना पड़ता है। तो लेट्स मीट next time when I upload a second part. Thank you. That's all for this video. If you like the video and you find it informative, please like the video, guys. It will be really helpful for me. And please give me your suggestions in the comment section. That would be really helpful for me कि आपको और किस chapter में issue होता है, किस part में issue होता है, किस concept में issue होता है। I would love making new videos for you guys जिस चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू।